नमस्कार श्रोताओं। कहानियों का कारवा चैनल में मैं बिंदु सांधु आप सबका स्वागत करती हूँ। पंजाब की प्रथम महिला कवयित्री अमृता प्रीतम जी की एक कहानी जंगली बूटी लेके मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। स्त्री मन की अंतर्व्यथा को दर्शाती ये कहानी। अंगूरी मेरे पड़ोसियों के घर उनके बड़े ही पुराने नौकर की बिल्कुल नई बीवी है। एक तो नई इस बात से कि वह अपने पति की दूसरी बीवी है, जो इसका पति दुहाजू हुआ। जू का मतलब अगर जून हो तो इसका पूरा मतलब निकला दूसरी जून में पड़ चुका आदमी, यानी दूसरे विवाह की जून में। और अंगूरी क्योंकि अभी विवाह की पहली ही जून में है, यानी पहले विवाह की जून में, इसीलिए नई हुई। और दूसरे यह बात कि उसका गोना आए अभी जितने महीने हुए हैं वे सारे महीने मिलकर भी एक साल नहीं बनेंगे। 5-6 साल हुए प्रभाती जब अपने मालिकों से छुट्टी लेकर अपनी पहली पत्नी की क्रिया करने अपने गांव गया था, तो कहते हैं कि क्रिया वाले दिन ही उस अंगूरी के बाप ने उसका अंगूछा निचोड़ दिया था। किसी भी मर्द का यह अंगूछा भले ही अपनी पत्नी की मौत पर आंसू से नहीं भीगता होता, पर चौथे दिन या क्रिया के दिन नहा धोकर पहुंचने के बाद अंगूछा पानी से भीग ही जाता है। पर इस साधारण सी गांव की रस्म से किसी और लड़की का बाप उठकर जब ये अंगूछा निचोड़ देता है, तो जैसे वह कह रहा हो कि उस मरने वाले की जगह मैं तुम्हें अपनी बेटी देता हूँ और अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे आंसू से भिगा हुआ अंगूछा सुखा देता हूँ। इस तरह प्रभाती इस अंगूरी के साथ दूसरा विवाह कर लेता है। पर एक तो अंगूरी अभी आयु में बहुत छोटी थी और दूसरे अंगूरी की माँ गठिया के रोग से जुड़ी हुई थी, इसीलिए गोने की बात 5 सालों पर जा पड़ी। फिर एक एक कर 5 साल भी निकल गए और इस साल जब प्रभाती अपने मालिकों से छुट्टी लेकर अपने गांव गोना लेने गया था, तो अपने मालिकों को पहले ही कह गया था कि या तो वो अपनी बहू को साथ लेकर आएगा और शहर में अपने साथ रखेगा, या फिर वह भी गांव से नहीं लौटेगा। मालिक पहले तो दलील करने लगे थे कि एक प्रभाती की जगह अपनी रसोई में वे 2 जनों की रोटी नहीं देना चाहते। पर जब प्रभाती ने ये बात कही कि वह कोठरी के पीछे वाली कच्ची जगह को पोत कर अपना अलग चूल्हा बनाएगी, अपना पकाएगी, अपना खाएगी, तो उसके मालिक ये बात मान गए थे। सो अंगूरी शहर आ गई थी। चाहे अंगूरी ने शहर आकर कुछ दिन मोहल्ले के मर्दों से तो क्या, औरतों से भी घूंघट नहीं उठाया था, पर धीरे धीरे उसका घूंघट जीना हो गया था। वह पैरों से चांदी की झांझरें पहनकर झन झन करती मोहल्ले की रौनक बन गई थी। एक झांझर उसके पाँव में पहनी होती, एक उसकी हंसी में। चाहे वह दिन का अधिकतर हिस्सा अपनी कोठरी में ही रहती थी, पर जब भी बाहर निकलती एक रौनक उसके पाँव के साथ साथ चलती थी। ये क्या पहना है अंगूरी? ये तो मेरे पैरों की छेल चूड़ी है, और ये उंगलियों में ये तो बिछुआ है, और ये बाहों में ये तो पछेला है, और माथे पर आलीबंद कहते हैं इसे। आज तुमने कमर में कुछ नहीं पहना, तगड़ी बहुत भारी लगती है, कल को पहनूंगी। आज तो मैंने तोक भी नहीं पहना, उसका टांका टूट गया है, कल शहर में जाऊंगी, टांका भी गड़ाऊंगी और नाक की कील भी लाऊंगी। मेरी नाक का नक्शा भी था, इतना बड़ा मेरी सास ने दिया नहीं। इस तरह अंगूरी अपने चांदी के गहने एक नखरे से पहनती थी, एक नखरे से दिखाती थी। पीछे जब मौसम फिरा था, अंगूरी का अपनी छोटी कोठरी में दम घुटने लगा था। वह बहुत बार मेरे घर के सामने आ बैठती थी। मेरे घर के आगे नीम के बड़े बड़े पेड़ हैं और इन पेड़ों के पास जरा ऊंची जगह पर एक पुराना कुआं है। चाहे मोहल्ले का कोई भी आदमी इस कुएं से पानी नहीं भरता, पर इसके पार एक सरकारी सड़क बन रही थी। उस सड़क के मजदूर कई बार इस कुएं को चला लेते, जिससे कुएं के इर्द गिर्द पानी गिरा होता। ये जगह बड़ी ठंडी रहती। क्या पढ़ती हो बीवी जी? एक दिन अंगूरी जब आई, मैं नीम के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रही थी। तुम पढ़ोगी? मेरे को पढ़ना नहीं आता। सीख लो ना। क्यों? औरत को पढ़ना पाप देवे। औरतों को पाप लगता है, मर्द को नहीं लगता ना। मर्द को नहीं लगता, ये तुम्हें किसने कहा? मैं जानती हूँ। फिर मैं तो पढ़ती हूँ, मुझे पाप लगेगा?
शहर की औरतों को पाप नहीं लगता, गांव की औरतों को पाप लगता है। मैं भी हंस पड़ी और अंगूरी भी। अंगूरी ने जो कुछ सीखा सुना था उसमें उसे कोई शंका नहीं थी, इसीलिए मैंने उससे कुछ न कहा। वह अगर हंसती खेलती अपनी जिंदगी के दायरे में सुखी रह सकती थी तो उसके लिए यह ठीक था। वैसे मैं अंगूरी के मुंह की ओर ध्यान लगाकर देखती रही। गहरे सांवले रंग में उसके बदन का मांस गूथा हुआ था। कहते हैं औरत आटे की लोई होती है, पर कईयों के बदन का मांस उस ढीले आटे की तरह होता है जिसकी रोटी कभी भी गोल नहीं बनती, और कईयों के बदन का मांस बिल्कुल खमीरे आटे जैसा, जिसे बेलने से फैलाया नहीं जा सकता। सिर्फ किसी किसी के बदन का मांस इतना सख्त गुथा होता है कि रोटी तो क्या, चाहे पूरियां बेल लो। मैं अंगूरी के मुंह की ओर देखती रही। वह इतनी सख्त मैदे की तरह गुथी हुई थी कि जिससे मठरियां तली जा सकती थी। मैंने इस अंगूरी का प्रभाती भी देखा हुआ था, ठिंगने कद का, ढलके हुए मुंह का, कसोरे जैसा। और फिर अंगूरी के रूप की ओर देखकर मुझे उसके खाविंद के बारे में एक अजीब सी तुलना सूझी कि प्रभाती असल में आटे की इस घनी गुथी हुई लोई को पकाकर खाने का हकदार नहीं है, वह इस लोई को ढककर रखने वाला कठवत है। इस तुलना से मुझे खुद ही हंसी आ गई, पर मैं अंगूरी को इस तुलना का आभास नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसके गांव की छोटी छोटी बातें करने लगी। माँ बाप की, भाई बहनों की, खेत खलियानों की बातें करते हुए मैंने उससे पूछा, अंगूरी तुम्हारे गांव में शादी कैसे होती है? लड़की छोटी होती है, 5-7 साल की, जब वह किसी के पांव पूज लेती है। कैसे पूजती है पांव? लड़की का बाप जाता है, फूलों की एक थाली ले जाता है, साथ में रुपए, और लड़के के आगे रख देता है। यह तो एक तरह से बाप ने पांव पूज लिए, लड़की ने कैसे पूजे? लड़की की तरफ से पूछते हैं, पर लड़की ने तो उसे देखा भी नहीं। लड़कियां नहीं देखती, लड़कियां अपने होने वाले खाविंद को नहीं देखती ना, कोई भी लड़की नहीं देखती ना। पहले तो अंगूरी ने ना कर दिया, पर फिर कुछ सोच सोच कर कहने लगी, जो लड़कियां प्रेम करती है वे देखती हैं। तुम्हारे गांव में लड़कियां प्रेम करती है? कोई कोई जो प्रेम करती है उनको पाप नहीं लगता। मुझे असल में अंगूरी की वह बात स्मरण हो आई जिसमें औरत को पढ़ने से पाप लगता है, इसीलिए मैंने सोचा कि उस हिसाब से प्रेम करने में भी पाप लगता होगा। पाप लगता है, बड़ा पाप लगता है, अंगूरी ने जल्दी से कहा। अगर पाप लगता है तो फिर वे प्रेम क्यों करती है? ये तो बात यह होती है कि कोई आदमी जब किसी छोकरी को कुछ खिला देता है तो वो उससे प्रेम करने लग जाती है। कोई क्या खिला देता है उसको? एक जंगली बूटी होती है, बस वही पान में डालकर या मिठाई में डालकर खिला देता है। छोकरी उसे प्रेम करने लग जाती है, फिर उसे वही अच्छा लगता है, दुनिया का और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सच? मैं जानती हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा है। किसे देखा था? मेरी एक सखी थी, इतनी बड़ी थी मेरे से। फिर क्या? वह तो पागल हो गई उसके पीछे, शहर चली गई उसके साथ। यह तुम्हें कैसे मालूम कि तेरी सखी को उसने बूटी खिलाई थी? बर्फी में डालकर खिलाई थी, और नहीं तो क्या वह ऐसे ही अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती? वह उसको बहुत चीजें लाकर देता था, शहर से धोती लाता था, चूड़ियां भी लाता था, शीशे की और मोतियों की माला भी। ये तो चीजें हुई ना, पर यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसने जंगली बूटी खिलाई थी? नहीं खिलाई थी तो वह उसको प्रेम क्यों करने लग गई? प्रेम तो यूं भी हो जाता है। नहीं, ऐसे नहीं होता जिससे माँ बाप बुरा मान जाए। भला उससे प्रेम कैसे हो सकता है? तूने वह जंगली बूटी देखी है? मैंने नहीं देखी। वो तो बड़ी दूर से लाते हैं, फिर छिपाकर मिठाई में डाल देते हैं या पान में डाल देते हैं। मेरी माँ ने तो पहले ही बता दिया था कि किसी के हाथ से मिठाई नहीं खाना। तूने बहुत अच्छा किया कि किसी के हाथ से मिठाई नहीं खाई, पर तेरी उस सहेली ने कैसे खा ली? अपना किया पाएगी? किया पाएगी कहने को तो अंगूरी ने कह दिया। फिर शायद उसे अपनी सहेली पर स्नेह आ गया या तरस आ गया। दुखे हुए मन से कहने लगी, बावरी हो गई थी बेचारी, बालों में कंघी भी नहीं लगाती थी, रात को उठ उठ कर गाने गाती थी। क्या गाती थी? पता नहीं क्या गाती थी। जो कोई बूटी खा लेता है बहुत गाता है। रोती भी थी। बात गाने से रोने पर आ पहुंची थी, इसीलिए मैंने अंगूरी से और कुछ नहीं पूछा।
और अब बड़े थोड़े ही दिनों की बात है। एक दिन अंगूरी नीम के पेड़ के नीचे चुपचाप मेरे पास आकर खड़ी हो गई। पहले जब अंगूरी आया करती थी तो छन छन करती 20 गज दूर से ही उसके आने की आवाज सुनाई दे जाती थी। पर आज उसके पैरों की झांझरें पता नहीं कहाँ खो गई थी। मैंने किताब से सिर उठाकर पूछा, क्या बात है अंगूरी? अंगूरी पहले कितनी ही देर मेरी ओर देखती रही, फिर धीरे से कहने लगी, बीवी जी मुझे पढ़ना सिखा दो। क्या हुआ अंगूरी? मुझे नाम लिखना सिखा दो। किसी को खत लिखोगी? अंगूरी ने उत्तर नहीं दिया, एक टक मेरी ओर देखती रही। पाप नहीं लगेगा पढ़ने से? मैंने फिर पूछा। अंगूरी ने फिर जवाब न दिया, एक टक सामने आकाश की ओर देखने लगी। ये दोपहर की बात थी। मैं अंगूरी को नीम के पेड़ के नीचे बैठी छोड़कर अंदर आ गई थी। शाम को फिर कहीं मैं बाहर निकली तो देखा अंगूरी अब भी पेड़ के नीचे ही बैठी हुई थी, बड़ी सिमटी हुई सी। शायद इसलिए कि शाम को ठंडी हवा देह में थोड़ी थोड़ी कपकपी छेड़ रही थी। मैं अंगूरी की पीठ की ओर थी। अंगूरी के होठों पर एक गीत था, पर बिल्कुल सिसकी जैसा। अंगूरी ने मेरे पैरों की आहट सुन ली, मुंह फेर देखा, फिर अपने गीत को अपने होठों में समेट लिया। तुम तो बहुत अच्छा गाती हो अंगूरी, सामने दिखाई दे रहा था। अंगूरी ने अपनी आंखों के कांपते आंसुओं को रोक लिया और उसकी जगह अपने होठों पर एक कांपती हंसी रख दी। मुझे गाना नहीं आता। आता है, यह तो तेरी सखी गाती थी, उसी से सुना था। फिर मुझे भी तो सुनाओ। ऐसे ही गिनती है बरस की। 4 महीने ठंडी होती है, 4 महीने गर्मी और 4 महीने बरखा। ऐसे नहीं, गा के सुनाओ। अंगूरी ने गाना तो नहीं गाया, पर 12 महीनों को ऐसे गिना दिया जैसे ये सारा हिसाब वह अपनी उंगलियों पर कर रही हो। 4 महीने राजा ठंडी होवत है, थर थर कांपे करेजवा। 4 महीने राजा गर्मी होवत है, थर थर कांपे पवनवा। 4 महीने राजा बरखा होवत है, थर थर कांपे बदरवा। अंगूरी अंगूरी एक टक मेरे मुंह की ओर देखने लगी। मन में आया कि उसके कंधों पर हाथ रख के पूछूं, पगली कहीं जंगली बूटी तो नहीं खा ली? मेरा हाथ उसके कंधे पर गया भी, पर मैंने ये बात पूछने के स्थान पर यह पूछा, तूने खाना भी खाया है या नहीं? खाना? अंगूरी ने मुंह ऊपर उठाकर देखा। उसके कंधे पर रखे हुए हाथ के नीचे मुझे लगा कि उसकी सारी देह कांप रही थी, जाने अभी अभी उसने जो गीत गाया था, बरखा के मौसम में कांपने वाले बादलों का, गर्मी के मौसम में कांपने वाली हवा का और सर्दी के मौसम में कांपने वाले कलेजे का, उस गीत का सारा कंपन अंगूरी की देह में समाया हुआ था। यह मुझे मालूम था कि अंगूरी अपनी रोटी खुद ही बनाती थी। प्रभाती मालिकों की रोटी बनाता था और मालिकों के घर पे ही खाना खाता था। इसीलिए अंगूरी को उसकी रोटी की चिंता नहीं थी। इसीलिए मैंने फिर पूछा, तूने आज रोटी बनाई है या नहीं? अभी नहीं, सवेरे बनाई थी। चाय पी थी? चाय? चाय तो दूध ही नहीं था। आज दूध क्यों नहीं लिया था? वह तो मैं लेती ही नहीं। वह तो रोज चाय नहीं पीती? पीती हूँ। फिर आज क्या हुआ? दूध तो वह राम तारा हमारे मोहल्ले का चौकीदार है, सबका साझा चौकीदार है। सारी रात पहरा देता है। वह सवेरे सार खूब उनिंदा होता है। मुझे याद आता है कि जब अंगूरी नहीं आई थी, वह सवेरे ही हमारे घरों से चाय का ग्लास मांगा करता था, कभी किसी के घर से तो कभी किसी के घर से, और चाय पीकर वह कुएं के पास खाट डालकर सो जाता था। और अब जब से अंगूरी आई थी, वह सवेरे ही किसी ग्वाले से दूध ले लेता था और अंगूरी के चूल्हे पर चाय का पतीला चढ़ता था। अंगूरी, प्रभाती और रामतारा तीनों चूल्हे के गिर्द बैठकर चाय पीते थे। और साथ ही में मुझे याद आया कि रामतारा पिछले 3 दिनों से छुट्टी लेकर अपने गांव गया हुआ था। मुझे दुखी हुई हंसी आ गई। मैंने कहा, और अंगूरी, तुमने 3 दिन से चाय नहीं पी? ना। अंगूरी ने जुबान से कुछ न कहकर केवल सिर हिला दिया। रोटी भी नहीं खाई? अंगूरी से बोला न गया। लग रहा है कि अगर अंगूरी ने रोटी भी खाई होगी तो न खाने जैसी। रामतारी की सारी आकृति मेरे सामने आ गई। बड़े फुर्तीले हाथ पांव, इकहरा बदन, जिसके पास हल्के हल्के हंसती हुई शर्माती हुई आंखें थी,
जिसकी जुबान के पास बात करने का एक खास सलीका था। अंगूरी जी, जंगली बूटी तो नहीं खा ली तूने? अंगूरी के मुंह पर आंसू बह निकले। इन आंसुओं ने बह बहकर अंगूरी की लटों को भी भिगो दिया और फिर इन आंसुओं ने बह बहकर उसके होठों को भी भिगो दिया। अंगूरी के मुंह से निकले अक्षर भी गीले थे। मुझे कसम लागे जो मैंने उसके हाथ से कभी मिठाई खाई हो। मैंने पान भी कभी नहीं खाया, सिर्फ चाय। जाने उसने चाय में ही। और आगे अंगूरी की सारी आवाज उसके आंसुओं में डूब गई। अमृता प्रीतम जी की भावों से सरोबार इस कहानी की समाप्ति के साथ आप लोगों से एक विनम्र आग्रह, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।